एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की क्लास में मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 9th का हमारा चैप्टर जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी। और बच्चों, आज हम इस चैप्टर को पूरे के पूरे तरीके से कवर करने वाले हैं फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड। और बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा सा ये हमारा चैप्टर है। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले समझते हैं कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है। बच्चों, खाने के आगे हम लोग बॉडीगार्ड खड़े करने वाले हैं, खाने को हम लोग ऐसे प्रोटेक्ट करने वाले हैं। मैम देखो, हम तो लोग अपने खाने के बारे में बड़े पॉजेसिव हैं, है ना, किसी और को शेयर भी नहीं करने देते, खुद ही उसकी सिक्योरिटी करके रखते हैं। बट यार, ये फूड सिक्योरिटी का वो मतलब नहीं है। ये फूड सिक्योरिटी का ये मतलब है कि देश के हर इंसान तक खाना जो है वो पहुंच सके, देश का हर इंसान जो है वो उस खाने को अफोर्ड कर सके, खरीद सके, खा सके, अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके और एक अच्छी लाइफ गुजार सके। हर किसी तक खाने को पहुंचाना, हर किसी के पास खाना होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इन सभी चीजों को इंश्योर करने का मतलब है फूड सिक्योरिटी। और बच्चों, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे देश के अंदर जहां पर इतने सारे गरीब लोग हैं, सो डेफिनेटली इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि हमें सभी गरीबों तक फूड सिक्योरिटी करनी है, उन लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी करनी है एंड उन सभी तक खाना पहुंचाना है, ताकि बच्चों हमारे देश में हम सभी बात करते हैं, है ना, कि वन ऑफ द बात क्या करते हैं, जाहिर सी बात है कि किसी भी इंसान को अगर पॉवर्टी की साइकिल से निकालना है या किसी भी इंसान को अच्छी इनकम अर्न करवानी है या उसको एक हेल्दी पर्सन बनाना है, तो हर चीज के लिए खाना चाहिए आपको। इंसान कमाता क्यों है? खाने के लिए कमाता है। और अगर वो इतना भी नहीं कमा पा रहा कि वो 2 वक्त की रोटी ढंग से खा पाए, तो फिर क्या फायदा है उस चीज का, राइट? तो डेफिनेटली फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है और सरकार का एक बहुत अहम रोल बनता है फूड सिक्योरिटी पहुंचाना, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सभी के लिए। देखते हैं सरकार कैसे इस रोल को पूरा करती है और कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं इस टॉपिक के। लेट अस मूव अहेड एंड लुक एट इट। सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है। सो फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। ये 3 शब्द जो है ना, इनको याद रख लो। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि खाना जो है सभी के पास मौजूद होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए खाने की, देश में खाना मौजूद होना चाहिए, राइट? दूसरी चीज है एक्सेसिबिलिटी। अब खाना तो देश में बहुत मौजूद है, लेकिन अगर लोगों तक ही वो खाना नहीं पहुंच पा रहा, अगर लोग उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, तो फिर उसका कोई यूज नहीं है। तो दूसरी चीज है एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए। एंड तीसरी चीज, अब यार खाना अवेलेबल भी है, बहुत सारे क्रॉप्स भी उग रहे हैं, खेती बाड़ी हो रही है, सप्लाई भी है, एक्सेसिबल भी है, लेकिन लोग उस खाने को खरीद नहीं पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो फिर भी कोई पॉइंट नहीं है ना। जब तक आपके पास वो खाना नहीं पहुंचता तब तक कोई पॉइंट ही नहीं है। सो 3 चीजें काफी ज्यादा जरूरी है। अवेलेबल भी होना चाहिए, एक्सेसिबल भी होना चाहिए और आप उसे अफोर्ड भी कर पाओ एट ऑल टाइम्स टू ऑल पीपल, सभी लोगों के पास हर समय पे। ठीक है, तो तब जाके फूड सिक्योरिटी आती है। डिपेंड्स ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड द गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट टाइम्स व्हेन दिस सिक्योरिटी इज थ्रेटेंड। और कभी कभी बच्चों फूड सिक्योरिटी पे खतरा मंडराता है जब खाने की कमी हो जाती है, खाना उतना सप्लाई में नहीं है, खाने के बहुत रेट बढ़ जाते हैं कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लोग उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो फिर ऐसे सिचुएशंस में डेफिनेटली देयर इज अ नीड कि हम लोग ऐसी सिचुएशन से पहली बात तो पहले ही बच के चलें। और हमारी जो सरकार है बच्चों, वो अपने पीडीएस सिस्टम के थ्रू फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है, सभी लोगों को खाना पहुंचाने की कोशिश करती है। प्लस गवर्नमेंट विजिलेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट को इन सभी चीजों पे निगरानी रखनी पड़ती है, एक पूरा वो चेक रखना पड़ता है कि हाँ, हमारे देश में जो है कभी भी ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो, तो ये बात एकदम क्लियर है। नाउ फूड सिक्योरिटी हैज द फॉलोइंग डिमेंशंस। कौन से डायमेंशंस की बात हो रही है देखते हैं। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, वही तीनों चीजों की बात हो रही है। हाँ, देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अवेलेबिलिटी किसी चीज की मौजूदगी। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स दैट फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इंपोर्ट्स एंड द प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज। मतलब बच्चों, देश में खाना मौजूद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम दर दर भटक रहे हैं, हमारे पास खाने को अनाज नहीं है देश में। तो एक तो आपके देश के अंदर भी जो फूड प्रोडक्शन है, हर चीज की जो प्रोडक्शन है, चाहे चावल हो, गेहूं हो, दालें हो, बाकी जो भी चीजें हैं जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो भी होनी चाहिए। अगर किसी चीज की देश में प्रोडक्शन नहीं हो रही तो इंपोर्ट्स आने चाहिए, दूसरे देशों से मंगा लो यार, नहीं है देश में, ठीक है, कोई नहीं, इंपोर्ट्स आ जाए, ठीक है। या फिर अगर हम लोग बात करें, पिछले साल का भी कोई स्टॉक पड़ा है, खाने की कमी नहीं होनी चाहिए, देश में प्रोड्यूस करो, इंपोर्ट से मंगाओ,
या फिर स्टॉक पड़ा हुआ है, बट द फूड शुड बी अवेलेबल। दूसरी चीज है एक्सेसिबिलिटी, कि खाना जो है इट शुड बी विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन, हर इंसान तक उस खाने की पहुंच होनी चाहिए। सिर्फ देश में मौजूद होने से खाना ऐसे सबके पास पहुंच नहीं जाएगा, हर इंसान तक पहुंच होनी चाहिए। और तीसरी चीज है अफोर्डेबिलिटी, कि हर इंडिविजुअल के पास इनफ मनी होना चाहिए टू बाय सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट वंस डाइटरी नीड्स। अब बच्चों मैंने बोला कि हमारे देश में ना चावल बहुत है, चावल मैंने दुकान तक भी पहुंचा दिया, ठीक है, दुकान में भी चावल है। अब ये तो ठीक है, पहुंच भी है लोगों की, लोग दुकान तक जाके चावल खरीद सकते हैं, खाना है भी, अवेलेबल भी है। बट अगर मैं वहां दुकान में चावल खरीदने जाती हूँ और वो कहते हैं कि यार इतने का चावल है, मैं कहती हूँ पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, अगर मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती उसको, तो देन ऑल्सो इट्स ऑफ नो यूज। तो तीनों चीजें होनी चाहिए, अवेलेबल भी हो, एक्सेसिबल भी हो और अफोर्डेबल भी हो। सफिशिएंट, इनफ, जितना हमें चाहिए हम उतना अफोर्ड कर सके, सेफ खाना अफोर्ड कर सके जिससे हमें कल को ऐसा ना हो कि बीमारियां हो जाए, और न्यूट्रिशियस खाना अफोर्ड कर सके ताकि हम अपनी जो डाइटरी नीड्स है उनको पूरा कर सके, एक अच्छी डाइट खा सके। तो ये तीन एस्पेक्ट्स जो इनको भूलना भी मत, ठीक है, कि देश में खाना होना चाहिए, चाहे वो देश में प्रोड्यूस हो रहा, बाहर से मंगवा रहे हो, पिछला स्टॉक पड़ा हो। दूसरी चीज है एक्सेसिबल होना चाहिए, हर किसी की रीच में होना चाहिए। और तीसरी चीज है कि सेफ, न्यूट्रिशियस और सफिशिएंट खाना हमारे पास जो है वो हम अफोर्ड भी कर सके, खरीद भी सके, उसको खा सके, ठीक है। चलो, तो ये तीन एस्पेक्ट्स हैं। नाउ फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ enough food is available for all the people, all persons have the capacity to buy food of acceptable quality and there is no barrier on access to food। तो यार एक देश में फूड सिक्योरिटी तभी हो सकती है, इनफ खाना सभी के लिए तभी अवेलेबल हो सकता है जब एक तो इनफ खाना मौजूद है, अच्छी क्वांटिटी में खाना मौजूद है, सबके पास कैपेसिटी है, सब इतने केपेबल है, सब इतने सक्षम है कि वो उस खाने को अपने हिसाब से, जितनी उनको अच्छी क्वालिटी का चाहिए, अपने हिसाब से जितना चाहिए अपनी डाइट को पूरा करने के लिए, अपनी डाइटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, वो उतना खरीद सके, उतने सक्षम होने चाहिए। और साथ ही में देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, ठीक है, आप खाना खरीद सको, आपका कोई मतलब एक्सेस को कोई रोक नहीं रहा हो, तो उस चीज में कोई रुकावट भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो तभी एक देश में फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सकती है। कैसे? अच्छी क्वांटिटी में खाना मौजूद है, अच्छी क्वालिटी का खाना मौजूद है, आप जो है आपके और खाने के बीच में कोई बैरियर नहीं है, आप उस खाने को खरीद पा रहे हो और आप उतने सक्षम हो कि आप अपनी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए खाने को खरीद पाओ, ठीक है। ये वही बात है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। बट हाँ, यहाँ पर एक और चीज आ जाती है कि अच्छी क्वांटिटी में तो खाना होना ही चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ एक एक्सेप्टेड क्वालिटी का खाना, कुछ भी थोड़ी ना खा लेंगे, जमीन से उठा के थोड़ी ना कुछ खा लेंगे, तो एक अच्छी क्वालिटी का सेफ, न्यूट्रिशियस खाना, सफिशिएंट खाना होना चाहिए, ठीक है। और आपके और उस खाने के एक्सेस के बीच में, आपके और खाने की पहुंच के बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, आप उसको खरीद भी पाओ। ओके नाउ व्हाई डू वी नीड फूड सिक्योरिटी? अब बच्चों यहां पर आता है कि हमें ये चाहिए क्यों हम चाह रहे हैं। अरे भाई मैम, सबको खाना मिल तो जाता है, हमें तो मम्मी बना के दे देती है। बच्चों आप लकी हैं कि आपके घर में ऐसी कोई कमी नहीं है, एंड वी शुड एक्चुअली, पता है हमें लगता है कि वी टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हमें लगता है कि यार हमें तो उठ के ब्रेकफास्ट मिल जाता है, हमारा तो टिफिन पैक होके हम स्कूल पहुंच जाते हैं, हमें टिफिन भी मिल जाता है, हम घर आते हैं हमें स्नैक्स भी मिल जाते हैं, हम पैसे लेके जाते हैं, हमें चिप्स खाने होते हैं वो भी हम खा लेते हैं, हम रात को डिनर भी कर लेते हैं, फिर सो भी जाते हैं, जो जो फरमाइशें करते हैं हमारे मम्मी पापा तो पूरी कर देते हैं। बट हम लोग ये सारी चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप लोगों को पता है कि कितने ज्यादा लोग हैं इस देश के अंदर जो कि 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं। फूड इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है, देयर आर पीपल हु कैन नॉट एक्सेस द फूड, देयर आर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड द फूड, कि दे आर नॉट इवन एबल टू कंज्यूम द फूड, लिव अ हेल्दी लाइफ, कि हमें आइडिया भी नहीं है। And that is the reason कि because so many people are living in food insecurity, that is why we need food security। एक सिचुएशन है जैसे एक नेचुरल कैलामिटी की सिचुएशन, एक प्राकृतिक आपदा आ जाए, जैसे कि बच्चों अब इस चीज में ना अवेलेबिलिटी जो है ना फूड की वो थ्रेटन हो जाती है, कि खाना जो मौजूद है उस पर खतरा मंडराने लग जाता है कि अब शायद हमारा जो खाने का स्टॉक है उतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, उतना अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी। क्यों? जैसे अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, बाढ़ आ जाए, ड्रॉट आ जाए, या फिर सूखा पड़ जाए, ठीक है, फ्लड आ जाए, ड्रॉट आ जाए, फ्लड यानी बाढ़ आ जाए या ड्रॉट आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो उन सिचुएशंस के अंदर, ऐसी नेचुरल कैलामिटीज, आपदा की सिचुएशन के अंदर, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स गेट डिक्रीज्ड, क्रिएटिंग अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरियाज। ठीक है बच्चों, तो यहां पे बोला जा रहा है कि अगर देखो ड्रॉट आ जाए, सूखा पड़ जाए, फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी
कोई भी नेचुरल कैलामिटी के आने की वजह से क्या होता है, आपकी जो फसल होती है वो फसलें की फसलें खराब हो जाती है। अब यार हमने तो सोचा था कि हम प्रोडक्शन बहुत कर रहे हैं, बट फसलें खराब हो गई। फसलें खराब होने की वजह से जो सप्लाई ऑफ फूड है, सप्लाई ऑफ फूड होगा वो हो जाएगा डिक्रीज, सप्लाई में कमी आ गई। पहले हम शायद बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते, अभी हमारी फसलें खराब हो गई तो हमारी प्रोडक्शन बहुत चुन्नी सी हुई है, बहुत कम हुई है। अब क्योंकि सप्लाई कम हो गई है, लेकिन जो डिमांड ऑफ फूड है, डिमांड तो अभी भी ज्यादा है। सप्लाई कम हो गई, डिमांड अभी भी ज्यादा है, बहुत से लोगों का पेट भरना है लेकिन उतना खाना नहीं है। ऐसी सिचुएशन में बच्चों जो दाम होंगे चीजों के आसमान छूने लग जाएंगे। प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स विल राइज अप, है ना, प्राइसेस ऑफ फूड विल गो अप, बहुत ज्यादा दाम हो जाएंगे। अब सोचो, पहले तो अवेलेबिलिटी कम हुई, एक्सेसिबिलिटी भी कम हो गई और साथ ही में अफोर्डेबिलिटी भी कम हो गई क्योंकि दाम इतने बढ़ गए। तो अब तीनों चीजें जिससे हम फूड सिक्योर करने वाले थे, उन तीनों चीजों पे खतरा मंडराने लग गया। अवेलेबिलिटी की भी कमी हो गई क्योंकि फसल खराब हो गई। अब हमें नहीं पता था, भगवान जी का हमने ये रूप भी देख लिया, नेचुरल कैलामिटी आ गई, फसलें खराब हो गई, सप्लाई कम हो गई, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड डिक्रीज हुई। अब क्योंकि फूड ही नहीं अवेलेबल तो फिर एक्सेसिबिलिटी भी कम हो गई, लोग जो है ज्यादा तक फूड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, एक्सेसिबिलिटी में भी अब दिक्कत आ गई। और तीसरी चीज, क्योंकि सप्लाई कम हुई, डिमांड अभी भी ज्यादा है, प्राइसेस आसमान छुएंगे, अफोर्डेबिलिटी भी कम हो जाएगी, गरीब इंसान थोड़ी ना खरीद पाएगा इतना महंगा खाना। तीनों चीजों पे खतरा आ गया। प्राइसेस विल गेट इंक्रीज्ड क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फूड होगा, पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड, एंड इफ सच अ कैलामिटी हैपेंस in a very widespread area or is stretched over a long time period, it might cause a situation of starvation. Massive starvation may turn into a famine, and a famine is characterized by widespread deaths due to starvation and epidemics caused by forced use of contaminated water, decaying food, loss of body resistance due to weakening from starvation. One thing leads to another, another thing leads to one another thing, और इस तरीके से things will lead on. Basically बात ये हो रही है, देखो यार, एक आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा आई है और हर चीज को हिला के रख दिया। अवेलेबिलिटी फूड कम हुई, एक्सेसिबिलिटी कम हुई, अफोर्डेबिलिटी कम हुई क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए। अब क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए, अफोर्डेबिलिटी कम हो गई, तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक बहुत लंबे समय तक ये चीज चलती है या एक बहुत बड़े एरिया में ऐसी आपदा आती है, तो ऐसे सिचुएशन में इट विल लीड टू स्टारवेशन। यार लोग खाना नहीं अफोर्ड कर पा रहे, लोग खाना खरीद नहीं पा रहे, लोग खाना खा नहीं पा रहे, भूखे रह जाएंगे लोग, स्टारवेशन हो जाएगी, मैसिव स्टारवेशन। एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा जो स्टार्व कर रहा है, हु इज नॉट एबल टू गेट फूड, हु इज नॉट एबल टू कंज्यूम फूड। मैसिव स्टारवेशन के बाद इट विल टर्न इनटू अ फेमाइन या फेमीन, व्हाटएवर द प्रोनाउंसिएशन इज। अब बच्चों, फेमाइन की सिचुएशन क्या होता है, विच इज भुखमारी। भुखमारी से क्या होगा, जब इतने, अब कोई इंसान बिना खाने के कब तक जीवित रह लेगा यार, नहीं रह सकता, ठीक है। भुखमारी की सिचुएशन आएगी, बहुत से लोग मरने लग जाएंगे, एक तो स्टारवेशन एक रीजन होगा, और उसी के साथ साथ एपिडेमिक्स, बीमारियां क्यों आएंगी, बीमार क्यों होंगे लोग, एक तो लोग पहले ही भूखे हैं, भूखे होने के साथ साथ उनको बीमारियां और लड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ऐसे सिचुएशन में रहने से यू आर लाइक एक्सेसिबल टू कंटेमिनेटेड वाटर, डीकेइंग फूड। आपको क्या होगा, आप जब खाना नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो या फिर आप ऐसी सिचुएशन में रह रहे हो जहां सूखा पड़ गया है, कुछ है, तो हो सकता है कि आप कंटेमिनेटेड, जो हम बोल सकते हैं जो गंदा पानी है, आपको वो पीना पड़ रहा है, जिस पानी से आपको बीमारियां लग सकती हैं, या फिर जो डिकेड फूड है, जो पुराना बासा खाना है, आप शायद वो खा के अपना गुजारा करना चाहते हो, जिससे आपको बीमारियां लग जाएंगी, ठीक है। एंड उससे क्या होगा, बीमारी लग जाएगी, बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, हेल्थ ही ठीक नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में पीपल आर गोना स्टार्ट डाइंग ड्यू टू स्टारवेशन एंड दीज एपिडेमिक्स। तो सोचो, एक नेचुरल कैलामिटी की वजह से गरीब इंसान के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। अवेलेबिलिटी कम, एक्सेसिबिलिटी कम, अफोर्डेबिलिटी कम, उसको खाने के लिए खाना नहीं है, स्टारवेशन हो गई, स्टारवेशन के बाद फेमीन आ गया, फेमीन की वजह से भुखमारी का मतलब ये है कि आप जो है खाना नहीं खा पा रहे, आपको या तो बासा खाना खा के गुजारा करना पड़ रहा है, जो भी मिल रहा है आप खा रहे हो, कंटामिनेटेड वाटर को आप एक्सपोज्ड हो, एंड समहाउ यू विल डाई, दैट इज व्हाट विल हैपन, ठीक है। सो दैट इज वाई यार, क्योंकि इतनी ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है, तो दैट इज वाई वी नीड फूड सिक्योरिटी। प्लस देयर इज अ सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन हु इज फूड इनसिक्योर। ऑल्दो हम लोगों को अपने आप को लकी मानना चाहिए कि प्रोबेबली हम लोगों के पास अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना, कि हम लोग फूड इनसिक्योर है, बट देयर इज अ बिगर सेक्शन इन आवर सोसाइटी विच इज फूड इनसिक्योर। फूड इनसिक्योर का मतलब है जिनके पास ये फूड सिक्योरिटी है नहीं,
जिनके पास खाने को खाना नहीं है। देखिए, इन इंडिया a large section of the people suffer from food and nutrition insecurity. People having little, no land, traditional artisans, providers of traditional services, petty self-employed workers, destitute, including the beggars, the worst affected groups. In the urban areas, the food insecure families are those who are generally employed in the ill-paid occupations and the casual labor market. These workers are largely engaged in seasonal activities and are paid very low wages. बच्चों, basically आप यहाँ पे देख सकते हो, चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था ना पॉवर्टी, कि एक बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं कॉज ऑफ पॉवर्टी क्या है, कि लोग अनएम्प्लॉयड हैं या लोगों को रेगुलर वर्क नहीं मिल रहा है, राइट? वही सब चीजें यहाँ पे। तो जिन लोगों के पास, देखो जैसे यहाँ बोला जा रहा है, रूरल एरियाज के अंदर फूड इनसिक्योरिटी सबसे ज्यादा उन लोगों में पाई जाती है जिनके पास अपनी कोई जमीनें नहीं है, जिनके पास बहुत कम जमीन है, या फिर जो लोग एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड है या बेगर्स हैं। दीज आर द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स। गरीब है ना, अब जो इंसान गरीब है वो खाने को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है, या जो खाना अफोर्ड कर पा रहा है वो एक अच्छी न्यूट्रिशियस खाने को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, कुछ ना कुछ खा के बस अपना गुजारा कर रहा है, ठीक है, तो उतना हेल्दी नहीं होगा। साथ ही में अर्बन एरियाज के अंदर अगर हम फूड इनसिक्योर फैमिलीज की बात करें तो वो सारे वो लोग हैं जो कि इल पेड जॉब्स, कैजुअल वर्क में एम्प्लॉयड है। जैसे यार पेंटर्स है, इलेक्ट्रीशियन है, आर्टिसन है, जिसको ऐसा जो लोग ऐसे ठेले लेके खड़े हैं, छोटी मोटी दुकानें खोल के खड़े हैं, कि जिनको ये पता है कि यार जिस दिन हम काम पे जाएंगे उस दिन हमें पैसा मिलेगा, जिस दिन हम काम पे नहीं जाएंगे उस दिन हमें पैसा नहीं मिलेगा, काम ढूंढना पड़ेगा हमें हर रोज, जिस दिन काम मिल गया उस दिन का तो चलो पैसा मिल जाएगा, जिस दिन काम नहीं मिला उस दिन हम क्या करेंगे। तो उनका जो जॉब है वो काफी अनसर्टन है, किसी दिन पैसा है किसी दिन पैसा नहीं है। कभी कभी हो सकता है एक बहुत बड़ा टाइम आए जब बिल्कुल ही काम ना मिले, तो बिल्कुल ही पैसा नहीं है आपके पास। तो क्योंकि दीज पीपल आर पुअर, these people do not have a fixed source of income, they do not have enough money to actually obtain a good quality food. That is the reason they are the food insecure people, है ना, जो लो वेजेस पे काम कर रहे हैं, जिनका काम सीजनल है या जिनको काम ऐसे ऑन एंड ऑफ मिल रहा है, कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ऐसे लोग चाहे रूरल में हो चाहे अर्बन में हो, ऐसे ही लोग हैं बच्चों जिनके ऊपर ये फूड इनसिक्योरिटी सबसे ज्यादा मंडरा रही है, who are more prone to it, who are more vulnerable to it, ठीक है। जैसे हमने पॉवर्टी के अंदर पढ़ा था ना, द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, कि यार अगर गरीबी आती है तो इन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है। तो वही बात है कि अगर भुखमारी आती है, अगर ऐसी कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, तो इन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है कि इनको खाना नहीं मिलेगा। तो वी हैव टू डू समथिंग नाउ। द सोशल कॉम्पोजिशन along with the inability to buy food also plays a role in food insecurity. People of the scheduled caste, scheduled tribes, OBC communities who have either poor land base or very low land productivity are prone to food insecurity. People affected by natural disasters who migrate to other areas in search of work are among the most food insecure people. A large proportion of pregnant, nursing mothers, children under the age of 5 years constitute an important segment of the food insecure population. बच्चों यहाँ पे वही बात आ रही है, who are more prone, जिन पे खतरा ज्यादा है, या फिर who are more vulnerable। तो आप वही देख रहे हो, अभी तक हमने देखा कि इकोनॉमिक सेंस में, है ना, कि काम करने के हिसाब से, जैसे जिनके पास बहुत कम जमीन है, जो कैजुअल लेबर है, कैजुअल वर्कफोर्स है, जिनको कभी काम मिल रहा नहीं मिल रहा, वो भी फूड इनसिक्योर है। तो वो इकोनॉमिक सेंस में हमने देखा काम करने के रूप में। अब सामाजिक रूप में भी देख लो, हम देखते हैं सोशल कॉम्पोजिशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस समुदाय हैं who have either poor land base or very low land productivity। बच्चों अब क्या है, क्योंकि सामाजिक तौर पे बहुत लंबे समय से कास्ट बेस्ड सिस्टम चलता आ रहा था, दैट इज वाई जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस होती थी, उनको इतने रिसोर्सेज नहीं दिए जाते थे, उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, पैसा वैसा नहीं था। तो क्योंकि वो लोग अब एक तरीके से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें, बट अभी भी कहीं ना कहीं वो पीछे है। तो सामाजिक रूप में इन सेक्शंस के ऊपर थोड़ा खतरा ज्यादा रहता है फूड इनसिक्योरिटी का। उसी के साथ साथ अगर कभी कहीं पे किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तो बहुत से लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है अपना, जैसे गांव में कोई डिजास्टर आ रहा है, उस इंसान को माइग्रेट करके किसी दूसरे गांव में या शहर में जाना पड़ेगा, ठीक है, दूसरे एरियाज में जाना पड़ेगा, फिर से काम ढूंढना पड़ेगा। तो ये लोग भी फूड इनसिक्योर बन जाएंगे, इनके ऊपर भी फूड इनसिक्योरिटी मंडराने लग जाएगी, क्योंकि इनको अपना घर बार काम धंधा सब छोड़कर एक नए एरिया पे शिफ्ट करके फिर से काम ढूंढना पड़ रहा है। तो क्योंकि गरीबी हो गई ना, काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। तो क्योंकि गरीबी आ रही है, गरीबी के साथ साथ फूड इनसिक्योरिटी आ रही है। साथ ही में बहुत सी प्रेग्नेंट महिलाएं, नर्सिंग मदर्स,
चिल्ड्रेन, ठीक है, अंडर द एज ऑफ 5 years, बच्चे भी जो 5 साल के नीचे है, वो भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन का। गरीबों में भी हमने जैसे पढ़ा था ना पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, पॉवर्टी चैप्टर में पढ़ा था, यहां पर भी वही बात है कि गरीबों में भी जो सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर है यार। अब देखो, अब गरीबों में भी ऐसा है कि जो मेल पीपल है ना, दे आर लाइक कीपिंग द रिसोर्सेज टू देमसेल्व्स। कभी कभी ऐसा होता है दे डू नॉट शेयर द रिसोर्सेज विद द मदर्स, विद द वाइव्स, तो तभी ये दिक्कत आती है। प्रेग्नेंट औरतें, नर्सिंग मदर्स, बच्चे जो 5 साल से छोटे, शायद उनके पास भी वो रिसोर्सेज नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो दैट इज वाई दे ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन। तो ये कुछ फूड इनसिक्योर पीपल है जिन पे खतरा जो है फूड इनसिक्योरिटी का वो ज्यादा मंडरा रहा है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इज हंगर, which is not just an expression but it also brings about poverty। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझने के लिए। देखिए बच्चों, जैसे वो ना कॉज भी है, कॉन्सिक्वेंस भी है, यहाँ पे वही वाली बात हो रही है। देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, समझेंगे यहाँ पे थोड़ा। वो कह रहे हैं फूड इनसिक्योरिटी का एस्पेक्ट है हंगर, भूखा रहना, ठीक है, जो कि सिर्फ एक पॉवर्टी का एक्सप्रेशन नहीं। ऑब्वियसली बात है, अगर आप पुअर हो तो यू आर सफरिंग फ्रॉम हंगर, है ना। आप गरीब हो, आप खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आप भूखे रह रहे हो, आप ऐसे ही सो जा रहे हो, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही आपको, ठीक है, बिकॉज यू आर पुअर। डेफिनेटली हमने माना बिकॉज वन इज पुअर तो वन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर, है ना, वन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर। बट अगर आप इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हंगर तो उससे भी पॉवर्टी आती है। यार खुद सोचो ना कि अगर एक इंसान भूखा रह रहा है ना, वो ढंग से अपना डाइट पूरा नहीं कर रहा, वो ढंग से जो अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा आप खुद सोच के देखो। अगर मैं सपोज क्या करती हूँ, चलो बोलते हैं कि कोई इंसान सपोज गरीब भी नहीं है, वो खा सकता है, अफोर्ड कर सकता है, बट वो भूखा रह रहा है, वो खा नहीं रहा है, उसकी जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स है वो उनको पूरा नहीं कर पा रहा। एक टाइम आएगा कि वो इंसान हो जाएगा बीमार पड़ जाएगा। अब बीमार जब इंसान पड़ जाएगा तो बीमार इंसान क्या कोई काम कर पा रहा है? क्या वो अपने काम पे डेली बेसिस पे जा पाएगा? क्या वो कुछ भी काम कर पाएगा? क्या वो काम करने के लिए विलिंग भी होगा? नहीं होगा, कर ही नहीं पाएगा, उसकी बॉडी नहीं उसको अलाउ करेगी। सो बिकॉज यू विल, इफ यू आर स्टेइंग इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ हंगर, यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर नरिशमेंट, यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर डाइट, तो उसके बाद यू विल बिकम इल, यू विल फॉल इल। एंड अगर आप बीमार हो जाओगे, बीमार होने के साथ साथ आप काम भी नहीं कर पाओगे, तो पैसा नहीं कमा पाओगे, तो अल्टीमेटली भूखा रहने से भी आप गरीबी की तरफ बढ़ रहे हो। तो यहां ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्योंकि आप गरीब हो इसलिए यू आर सफरिंग फ्रॉम हंगर। इफ यू सफर फ्रॉम हंगर ना, यू कैन ऑल्सो बिकम मोर एंड मोर पुअर। अगर आप हंगर से ही सफर करते रहोगे तो और ज्यादा गरीब होते रहोगे, और ज्यादा गरीबी में गिरते रहोगे। और हंगर के क्रॉनिक और सीजनल डायमेंशंस हैं। 2 टाइप की हंगर होती है, 2 टाइप की हम बोल सकते हैं हंगर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है क्रॉनिक हंगर। क्रॉनिक हंगर का मतलब क्या है बच्चों? कोई भी चीज क्रॉनिक होती है जो एक लंबे टाइम पीरियड तक चलती है, फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। क्रॉनिक हंगर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट्स परसिस्टेंटली इनएडिक्वेट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी। तो अगर आप एक तरीके से एक ऐसी डाइट ले रहे हैं जो ना तो क्वांटिटी में सफिशिएंट है, ना तो एक अच्छी क्वालिटी की है, बहुत लंबे समय से, तो फिर आप क्रॉनिक हंगर से सफर कर रहे हो। बहुत लंबे समय से, एक लॉन्ग टाइम पीरियड से यू आर सफरिंग फ्रॉम हंगर, क्रॉनिक हंगर, जो कि टाइम पीरियड को बोला जाता है। वाई? बिकॉज आप ना तो एक प्रॉपर क्वांटिटी का खाना खा रहे हो, ना तो प्रॉपर क्वालिटी का खाना खा रहे हो, दिक्कत है। दूसरी है सीजनल हंगर। अब सीजनल हंगर का मतलब ये नहीं कि पूरे टाइम चलती आ रही है, सीजनल हंगर है ऑन एंड ऑफ। एक सीजन के दौरान तो चलो अच्छा खाना खा रहे हैं, बट फिर काम धाम नहीं है, काम धंधा नहीं है हमारे पास एक सीजन के दौरान, तो फिर हम क्या है, अब हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि काम नहीं है, अब पैसा नहीं है तो हम खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो हम थोड़े टाइम तक हंगर में रह रहे हैं। तो सीजनल हंगर साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है। जैसे बच्चों गांव वगैरह के अंदर जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, उनका सीजनल काम है कि थोड़े 6 महीने तक अच्छा खासा काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो उस टाइम पे तो वो अच्छा खाना खा रहे हैं, बट फिर 6 महीने उनके पास काम धंधा नहीं है, पैसा नहीं है, तो उस टाइम पे वो थोड़ा भूखे रह रहे हैं। तो इट्स लाइक दैट। सीजनल हंगर वो हो गए, बट क्रॉनिक हंगर इस लंबे समय से जो चलती आ रही है, ठीक है। तो 2 हैं यहाँ टाइप्स ऑफ हंगर। नाउ सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया हैज बीन एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन्स। सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है भारत जब से हम लोग आजाद हुए हैं, कि हमारे देश में इतना अनाज हो कि सभी का हम लोग पेट भर सके, ठीक है। तो उतना हम सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं कि यार कल को हमें फूड इंपोर्ट्स की जरूरत ना पड़े, बाहर से खाना ना मंगवाना पड़े, अपने देश में ही इतनी प्रोडक्शन करो कि सभी का पेट भर सके।
After independence, Indian policymakers adopted all the measures to achieve self-sufficiency in food grains. In the field of agriculture, India adopted a new strategy which resulted in the Green Revolution. तो यार यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जब से हम आज़ाद हुए तो हमारे जितने भी पॉलिसी मेकर्स थे, जितने भी लीडर्स थे, सभी ने ये कोशिश करी कि भारत के अंदर आत्मनिर्भरता लानी है इन टर्म्स ऑफ द फूड ग्रेन्स, कि देश के अंदर ही अनाज उगाओ और देश के लोगों को उसी अनाज से फीड भी करो, ठीक है। सो वी वर श्योरली एमिंग फॉर दैट, हमारा वही उद्देश्य था शुरुआत से ही। और बच्चों इसी वजह से हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी। कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी? ग्रीन रेवोल्यूशन की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी। अब सभी को पता होगा कि व्हाट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन। बच्चों अगर आप लोगों को याद नहीं है, ग्रीन रेवोल्यूशन को हम हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति, और ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंट्रोड्यूस करा था हमें विद द HYV सीड्स। HYV सीड्स का मतलब है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। अब ये जो बीज थे ना, ये कोई मामूली बीज नहीं थे, ये ऐसे बीज थे जो दावा करते थे कि अगर किसान बीज से अपने क्रॉप को उगाएगा तो जैसे पहले सपोज उस क्रॉप में 2 ग्रेन्स आती थी, अब उसके कंपैरिजन में ज्यादा उपज आने लगेगी। 2 की बजाय हो सकता है कि इसमें 6-7 जो है ग्रेन्स एक ही उस पे क्रॉप पे आने लग जाए। तो इस तरीके से HYV सीड्स का ये दावा था कि पहले जो है सपोज आपका लैंड एरिया छोटा ही है, उसमें आप जितनी भी प्रोडक्शन करते हो, पर अगर आप HYV सीड्स को यूज करके करोगे तो आपकी उपज बढ़ जाएगी, क्योंकि पर क्रॉप ग्रेन्स बढ़ जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी। बट HYV सीड्स में दिक्कत ये थी कि अगर आपको HYV सीड्स को यूज करके इस्तेमाल करके खेती करनी है तो आपको फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें महंगी महंगी खरीदनी पड़ेंगी खेती बाड़ी करने के लिए। हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था, हर किसी के पास इतना पैसा नहीं था। सो दैट इज वाई इट पोज्ड अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। जो कुछ एरियाज थे जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, वहां पे तो काफी अच्छा इंपैक्ट इन HYV सीड्स का देखने को मिलता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन आने लगती है, ठीक है। लेकिन बाकी जगहें जहां पे फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं था कि भाई हम HYV भी खरीदे, उसके साथ क्या क्या पता नहीं खरीदे, पैसा ही नहीं है इतना, तो दे कुड नॉट अफोर्ड, एंड दैट इज वाई जो ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट है वो काफी लिमिटेड रहा टू सम प्रॉस्परस रीजन्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, ठीक है। तो आई तो सही है पॉलिसी, लेकिन काफी लिमिटेड इंपैक्ट रहा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हम देखते हैं कि कंट्री के अंदर कोई फेमाइन नहीं आया, even during the adverse weather conditions. India has become self-sufficient in food grains during the last 30 years because of a variety of crops grown all over the country. The availability of food grains has been ensured with a carefully designed food security system by the government, and this system has 2 components. बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, और ये बोला जा रहा है कि यार ग्रीन रेवोल्यूशन आई, ठीक है, उसका इंपैक्ट लिमिटेड था, बट एटलीस्ट हमारी कंट्री के अंदर कोई भी भुखमारी की, फेमाइन की सिचुएशन उसके बाद से नहीं आई, ठीक है। चाहे कितनी भी बुरी वेदर कंडीशंस क्यों ना रही हो, बट हाँ हमने किसी भी कॉस्ट पे एक फेमाइन की सिचुएशन को अवॉइड करा है। पिछले 30 सालों में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट भी बन गए हैं अनाज के मामले में, फूड ग्रेन्स के मामले में, तो जितने हमारे देश में रिक्वायरमेंट होती है उतना तो हम प्रोड्यूस कर ही लेते हैं, ठीक है। और बच्चों साथ ही में हम लोग देखते हैं कि फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी, कि हमारे देश में अवेलेबल फूड ग्रेन्स होने चाहिए, इस चीज को इंश्योर करा गया है हमारे गवर्नमेंट के फूड सिक्योरिटी सिस्टम द्वारा। तो बच्चों सरकार ने एक बहुत अहम रोल प्ले करा है फूड की अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, तीनों चीजों को लाने के लिए, और वो है अपने फूड सिक्योरिटी सिस्टम के थ्रू, जिसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है बफर स्टॉक और एक है हमारा PDS सिस्टम। अब हमें ये पता करना है कि जो हमारी सरकार है वो ऐसी क्या स्ट्रैटेजी चल रही है कि बफर स्टॉक और PDS सिस्टम के थ्रू सरकार ने पूरे देश के अंदर किस तरीके से फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर दिया है। ऐसा क्या जादू कर दिया है भाई, चलो देखते हैं, ठीक है। जादू क्या करा है, चलिए देखते हैं। नाउ सबसे पहले हम बफर स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द बफर स्टॉक। गवर्नमेंट मेंटेन करके रखती है स्टॉक, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में अनाज रखते हैं अपने पास, ठीक है। बफर का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा स्टॉक रखना। बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली व्हीट एंड राइस प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फूड प्रोक्योर्ड का मतलब है गवर्नमेंट एक तरीके से प्रोक्योर करती है, फार्मर से उठाती है उसको, ठीक है, प्रोक्योर करती है, खरीदती है, सरकार खरीदती है थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। द स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस आर परचेज्ड बाय द FCI फ्रॉम द फार्मर्स वेयर देयर इज अ सरप्लस प्रोडक्शन। अभी सब समझाऊंगी, फटाफट से पहले रीड करवा रही हूं। फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस्ड प्राइस
फॉर देयर क्रॉप्स, जिसको हम MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं. एवरी ईयर MSP इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट बिफोर द सोइंग सीजन टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू द फार्मर्स फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स. द बफर स्टॉक इज क्रिएटेड टू डिस्ट्रीब्यूट द फूड ग्रेन्स इन द डेफिसिट एरियाज एंड अमंग द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एट अ प्राइस दैट इज लोअर देन द मार्केट प्राइस, ऑल्सो नोन एज द इशू प्राइस. समझो यार क्या हो रहा है. गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी, हमारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. और बच्चों फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जिम्मा सौंप दिया है कि फूड कॉर्पोरेशन जी आपको बफर स्टॉक मेंटेन करके रखना है. अब FCI जो कि सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है, FCI क्या करती है, फूड, ओहो वाओ अमेजिंग, लाल के ऊपर लाल से लिख रहे हैं बच्चों. जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये जाती है फार्मर के पास, है ना, किसानों के पास जाती है और फार्मर्स को देती है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लालच. याद रखिएगा कि ये स्टॉक सिर्फ चावल और गेहूं का है जो कि सरकार ने मेंटेन करके रखा है, क्योंकि चावल और गेहूं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन्स है जो कि हर जगह इंडिया में चाहिए ही चाहिए होते हैं. चावल और गेहूं के बिना तो कुछ नहीं बनेगा, है ना. तो वही वाली बात है. तो चावल और गेहूं का स्टॉक है जो सरकार ने बफर स्टॉक मेंटेन करके रखा है. FCI द्वारा इसको प्रोक्योर करा जाता है. FCI फार्मर के पास जाती है और फार्मर को मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लालच देती है. मतलब कि बच्चों FCI जैसे फार्मर को ये बोल देती है कि हम आपसे चावल जो है, सपोज 1 किलो चावल 10 रुपए में खरीदेंगे या 1 किलो गेहूं जो है वो 20 रुपए में खरीदेंगे ही खरीदेंगे. तो एक प्राइस सेट कर देते हैं हर साल वो कहते हैं MSP जो है सरकार डिक्लेयर करती है सोइंग सीजन से पहले. अभी तो बीज बोने चालू भी नहीं हो रहे होते, उससे पहले ही फार्मर को बता दिया जाता है कि देखो हम ना तुमसे इतने पैसे में खरीद लेंगे. तो लालच दे दिया है. अब फार्मर ज्यादा से ज्यादा खेती करेगा, ज्यादा से ज्यादा चावल ग्रो कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा गेहूं ग्रो कर रहा है कि भाई सरकार तो हमें इतना पैसा देगी. ठीक है, तो फार्मर के लिए एक अच्छी चीज कर दी आपने, किसान को एक इंसेंटिव दे दिया कि एटलीस्ट उसको ये श्योरिटी है कि यार जब मैं ये गेहूं और अनाज उगा रहा हूं या चावल उगा रहा हूं, एटलीस्ट सरकार मुझसे खरीदेगी और मुझे उसका पैसा देगी. तो फार्मर का भी आप यहाँ पे भला कर रहे हो, एग्रीकल्चरल सेक्टर का भी भला कर रहे हो, प्रोडक्शन भी आप यहाँ पे इंक्रीज करवा रहे हो एग्रीकल्चर में. ठीक है, अब फार्मर को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दिया. फार्मर जो है फिर चावल उगाएंगे, गेहूं उगाएंगे, सरकार को बेच देंगे उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे. उसके बाद बच्चों सरकार क्या करेगी, खा जाएगी. मैम चावल और गेहूं को ऐसे खा जाएगी वो इतना सारा नहीं बच्चों. चावल और गेहूं सरकार प्रोक्योर करेगी थ्रू दी FCI. तो FCI जो सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है वो चावल और गेहूं इनसे प्रोक्योर करेगी और फिर उसका क्रिएट करके रखेगी एक बफर स्टॉक. ठीक है, तो राइस और व्हीट को प्रोक्योर करने के बाद उसका एक बफर स्टॉक क्रिएट करके बहुत एक बड़ी क्वांटिटी में अपने पास स्टॉक क्रिएट करके सरकार रखेगी. क्यों रख रही है, ताकि इन फूड ग्रेन्स को बांटा जा सके उन सभी एरियाज के अंदर जहां पर कमी है, डेफिसिट एरियाज अमंग द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, गरीब लोगों के बीच में और जिन जगहों तक लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है वहां पर ये फूड ग्रेन्स को पहुंचाया जा सके. तभी बच्चों सरकार ये बफर स्टॉक मेंटेन करके रख रही है और सरकार जो है फिर लोगों को ये सारा का सारा जो फूड ग्रेन्स है ये देगी एक इशू प्राइस पर. और ये जो इशू प्राइस होगा ना, ये इशू प्राइस बहुत कम होगा, बहुत सस्ता दाम होगा, जैसे 2-3 रुपए में बेच देगी. ठीक है, कि 2-3 रुपए पर किलो में बेच देगी. ठीक है, तो क्या करा यहां पर आप सभी ने देखा, समराइज करती हूं. सरकार ने अपनी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू फार्मर्स से प्रोक्योर करे फूड ग्रेन्स, मेनली व्हीट एंड राइस. ठीक है, कैसे प्रोक्योर करे, उनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया कि हम इस दाम पे तुमसे सामान खरीदेंगे. तो फार्मर्स ने भी बहुत सारी खेती करी, फिर उनसे प्रोक्योर करा बहुत सी क्वांटिटी में, जहां पे फार्मर्स सरप्लस प्रोडक्शन कर रहे हैं, एडिशनल प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहां से प्रोक्योर करा, खरीदा उनसे. फिर उस फूड ग्रेन्स को उन्होंने स्टोर करके रखा अपने बफर स्टॉक में. क्यों स्टोर करके रखा, ताकि बच्चों वो गरीब लोगों तक और ऐसे इलाकों तक इस स्टॉक को पहुंचा सके जहां पे खाने की कमी है और उन गरीबों तक जिनके पास उतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है. ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के लिए उन्होंने बफर स्टॉक को रखा है अपने पास और लोगों को इशू प्राइस एक बहुत कम दाम पे सरकार बेच देगी. कैसे बेचेगी, अपनी PDS सिस्टम के थ्रू. ठीक है, तो FCI distributes the food procured from the farmer through the government regulated ration shops. अब बच्चों लोगों तक, अभी तक हमने क्या देखा, बफर स्टॉक क्या था, जो स्टॉक आपने फार्मर से जितना राशन बोल रही हूँ, जितना अनाज फार्मर से कलेक्ट करा है उसको आपने स्टोर करके रखा बफर स्टॉक में. अब वही सारा जो राशन है आप लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हो, लोगों तक आप पहुंचा रहे हो गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप के थ्रू. इसी सिस्टम को हम PDS सिस्टम या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं. राशन शॉप्स को फेयर प्राइस शॉप्स भी बोला जाता है. बहुत फेयर प्राइस, बहुत सस्ते पे दाम पर लोगों को बेच दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे सामान
फूड ग्रेन, शुगर, केरोसिन, ये सारी चीज़ें बेची जाती हैं। राशनिंग जो है 1940s में इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। बंगाल में जब फेमाइन आया था उस टाइम पर मिड 1970s में 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स को भी इंट्रोड्यूस करा गया। एक था पीडीएस सिस्टम था फॉर फूड ग्रेन्स, फिर था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस बेसिकली बच्चों के लिए, ठीक है, और फिर था फूड फॉर वर्क, यानी कि लोगों को काम करवाया जाए और काम करके लोग पैसा कमाएं और फिर उन्हें खाना मिले, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। तो ये 3 प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करा गया था बच्चों, और उसी के साथ आप देख रहे हो कि पीडीएस सिस्टम के थ्रू हम लोग जो राशन शॉप्स हैं, राशन शॉप्स जिनको फेयर प्राइस शॉप्स बोल रहा है, उन शॉप्स को खोला जाता है और उन शॉप्स के थ्रू ये जो सामान है सारा का सारा सामान गरीब लोगों को बेच दिया जाता है एट वेरी सब्सिडाइज्ड रेट्स, बहुत ही कम दामों पर, ठीक है, ताकि सब लोग अफोर्ड कर सके और इन शॉप्स के थ्रू लोगों को एक्सेसिबिलिटी भी मिल गई है। समझ में आई बात? ठीक है, तो क्या करा यहाँ पे गवर्नमेंट ने, बेसिकली बफर स्टॉक मेंटेन करके एक तो क्या करा उन्होंने, अवेलेबिलिटी इंश्योर करी कि खाना अवेलेबल होना चाहिए थ्रू द बफर स्टॉक। फार्मर का भी फायदा कराया, ठीक है, उसको भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया। अब बफर स्टॉक को स्टोर करने के बाद सरकार ने अपनी राशन की शॉप्स या फिर फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू लोगों को एक्सेसिबिलिटी पहुंचाई कि लोग इन दुकानों पे आके राशन खरीद सके। अब फेयर प्राइस शॉप्स में लोगों को जो सामान है वो काफी सब्सिडाइज, काफी सस्ते दामों पे मिल रहा है, हाईली सब्सिडाइज रेट्स पर। तो बच्चों और भी मौजा ही मौजा हो गई है क्योंकि लोगों को अफोर्डेबिलिटी भी मिल गई। तो पहले अवेलेबिलिटी मिली थ्रू द बफर स्टॉक, फिर राशन शॉप्स के थ्रू एक्सेसिबिलिटी मिली और सब्सिडाइज रेट्स के थ्रू अफोर्डेबिलिटी मिली। तो तीनों चीजों को इंश्योर कर लिया। ऑलराइट, और हम लोग देखते हैं कि जो राशनिंग है, कि जो सब्सिडाइज रेट्स पे सामान को प्रोवाइड करने की बात है, ये जो है बंगाल फेमीन के टाइम पर चालू हुई थी 1940s में, तब इसको इंट्रोड्यूस करा गया था। फिर मिड 1970s में 3 फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम्स को भी लॉन्च कर दिया गया था। ऑलराइट, at present, there are several poverty alleviation programs, mostly in rural areas, which have an explicit food component. Employment programs greatly contribute to food security by increasing the income of the poor. तो बच्चों आज के टाइम पर हमारे poverty alleviation programs बहुत सारे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, हमने पढ़ाई है। poverty alleviation का मतलब है गरीबी हटाने के लिए बहुत सारे हम प्रोग्राम्स लेकर आए हैं, है ना, जैसे मनरेगा और बहुत सारी वो ग्राम स्वरोजगार योजना, रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये सारी बहुत सारी पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स मौजूद हैं जहां पर बच्चों एक तरीके से फूड कंपोनेंट भी मौजूद है। क्या ऑब्वियसली बात है, लोगों को काम मिलेगा, काम धंधा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है, लोग काम करने लगेंगे, लोगों के पास इनकम आएगी, लोगों के पास पैसा आएगा, तब लोग खाना अफोर्ड कर पाएंगे। एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। काम पे जाओगे, काम मिलेगा, पहली बात तो काम मिलेगा तो काम पे जाओगे, काम पे जाओगे तो कमाओगे, कमाओगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो खाना अफोर्ड कर पाओगे। एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, ठीक है, तो गवर्नमेंट का वही फोकस है। नाउ व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ द पीडीएस सिस्टम? Public distribution system is the most important step taken by the government of India towards ensuring food security. In 1992, the revamped public distribution system was introduced in the country, and from June 1997, the targeted public distribution system was introduced to adopt the principle of targeting the poor in all areas. In 2002, special schemes were launched, अंत्योदया अन्न योजना एंड अन्नपूर्णा स्कीम। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि पीडीएस सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि सरकार द्वारा लिया गया था फूड सिक्योरिटी को देश में लाने के लिए, इंश्योर करने के लिए। 1992 में पहले क्या था, पीडीएस सिस्टम में हमने देखा था कि यार सबके लिए फूड सिक्योरिटी लानी है, बट फिर एक रिवैम्प्ड प्रोग्राम आता है, रिवैम्प्ड कि हमने रिवैम्प कर दिया उसको, थोड़ा उसका रूप ढंग बदल दिया है, इसको इंट्रोड्यूस करा गया, जहां पे एक तरीके से आप टारगेट कर रहे थे रिमोट एरियाज को, जो दूर दराज के इलाके हैं उनको टारगेट कर रहे थे। फिर उसके बाद जून 1997 में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ गया। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ये टारगेट था कि सिर्फ जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो दूर दराज के एरिया में जो गरीब लोग हैं, सिर्फ उन पे फोकस करना है, क्योंकि दे आर द मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल। तो यहाँ पे टारगेट कर रहे थे आप सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों को इन ऑल द एरियाज। 2000 में 2 स्पेशल स्कीम्स को भी लॉन्च करा जाता है। एक है अंत्योदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना, जिसका बच्चों प्राइम फोकस था पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पर। अंत्योदय अन्न योजना का फोकस किस पे था? पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पर। और उसी के साथ एक अन्नपूर्णा स्कीम जिसका फोकस था हमारे सीनियर सिटीजन्स, विडोज, इन सब पर, ठीक है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, सीनियर सिटीजन्स, तो इन सब पे फोकस के ऊपर भी ये 2 स्कीम्स लॉन्च करी गई।
Over the years, the PDS proved to be the most effective instrument of government policy in stabilizing prices and making food available to consumers at affordable prices. However, the PDS system has faced severe criticism on several grounds. High level of buffer stocks of food grains is very undesirable, wasteful. In states such as Punjab, Haryana, Western UP, Andhra Pradesh mainly grow two crops. तो बच्चों देखो काफी क्रिटिसिज्म भी इस सिस्टम को फेस करना पड़ा है. क्रिटिसिज्म क्यों फेस करना पड़ा है? ऑब्वियसली बहुत अच्छा सिस्टम है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, बहुत अच्छी है, प्राइस कम कर दिए हैं आपने, फूड जो है, खाना जो है हर किसी तक पहुंचा दिए, गरीब तबके तक बहुत कम दाम पे पहुंचा दिया. लेकिन फिर भी क्रिटिसिज्म भी पीडीएस सिस्टम को फेस करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इतना ज्यादा आपने बफर स्टॉक बना के रख लिया कि बच्चों एक तो इतना ज्यादा खाना पड़ा रहेगा, स्टोरेज फैसिलिटी में बहुत आप पैसा जाया कर रहे हो, उसी के साथ साथ कभी कभी वो खाना जो है खराब, गंदा, वेस्ट भी हो जाता है. कितना खाना वेस्ट हो जाता है, एक जगह पे लोगों के पास खाने को नहीं है और कितना खाना आप वेस्ट कर रहे हो क्योंकि वो पड़ा पड़ा वेस्ट हो रहा है. ठीक है, उसी के साथ साथ बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं. पहले होता था ये सब, अब तो नहीं होता, अब तो थोड़ा सिस्टम स्टेबलाइज कर दिया. पहले लोग क्या करते थे, जैसे उनको पता है कि भाई हमको तो 2 रुपये में मिल गया, तो वो क्या करते थे, ओपन मार्केट में बेच देते थे उसको. ओपन मार्केट में महंगे महंगे पे बेचकर पैसा कमा रहे हैं, राइट, और छल कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, और कुछ नहीं. तो ये सब चीज़ें होती थी. साथ ही में हम देखते हैं कि क्योंकि देखो राइस और व्हीट खरीदे जा रहे हैं बफर स्टॉक के लिए, तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बफर स्टॉक के चक्कर में, इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के चक्कर में लोग जो है सिर्फ 2 ही अनाज को उगाए जा रहे हैं, चावल और गेहूं को ही उगाए जा रहे हैं. दिक्कत हो रही है ना, उससे बाकी क्रॉप्स का क्या होगा, वो भी तो उगने चाहिए कंट्री में. ठीक है, तो ये दिक्कत हो रही है. नाउ the intensive utilization of water in the cultivation of rice has also led to the environmental degradation and the fall in the water level, threatening the sustainability of the agricultural development in these areas. अब बच्चों क्योंकि लोग सिर्फ चावल और गेहूं इस लालच में उगा रहे हैं कि हमें इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार दे रही है, तो ये ना कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि पानी को काफी ज्यादा यूज करते हैं. वाटर यूटिलाइजेशन इनमें काफी ज्यादा होता है, पानी बहुत ज्यादा लगता है. तो राइस के लिए, राइस कल्टीवेशन में पानी बहुत ज़्यादा लगता है, इंटेंसिव वाटर यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से पानी जम जाता है, सॉल्ट सेलाइन हो जाता है, बहुत इल इफेक्ट्स आपकी प्रकृति पे पड़ते हैं, एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है, पानी के ज़्यादा यूसेज की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल कम होता है. ठीक है, तो इससे ना एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे खतरा है इन सभी राज्यों में पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से. उसी के साथ साथ पीडीएस डीलर्स ने कुछ मैल प्रैक्टिसेस, गलत हरकतें भी चालू कर दी थी, जैसे ग्रेन्स जो है वो ओपन मार्केट में बेच रहे थे बेटर मार्जिन, बेटर प्राइस के लिए. तो बफर स्टॉक के ग्रेन्स को ओपन मार्केट में बेच रहे हैं पीडीएस सिस्टम में भेजने की बजाय. और पुअर क्वालिटी ग्रेन्स और जो गंदी क्वालिटी के ग्रेन्स होते थे उसको ये लोग फिर राशन शॉप्स तक भिजवाते थे. शॉप्स को इरेगुलर खोलते थे, कभी नहीं खोलते थे. तो ये सारी मैल प्रैक्टिस, ये सारी गलत हरकतें जो है हो रही थी. लेकिन इन रिसेंट ईयर्स there is another factors that have led to the decline of the PDS. हाँ, एक और चीज यहाँ पे क्रिटिसिज्म हम देखते हैं. 3 types of cards and the range of the prices that you see today. TPDS 3 different prices. Any family above the poverty line gets very little discount. Price for APL families is almost as high as the open market price. So there is little incentive for them to buy these items from the ration shops. यार 3 टाइप के राशन कार्ड होते थे. ठीक है, एक राशन कार्ड होता था आपका अंत्योदया राशन कार्ड, जो कि सिर्फ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए होता था. फिर होता था एक बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, बीपीएल के लिए. फिर होता था एक एपीएल, यानी कि जो अबव पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनके लिए भी होता था कि वो भी कम प्राइसेस पे खरीद सकते हैं. बट अब क्या होता है, हम देख रहे हैं कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से 3 डिफरेंट प्राइसेस. देखो, एनी फैमिली अबव द पॉवर्टी लाइन, हाँ, अब अगर कोई एपीएल कैटेगरी का इंसान जा रहा है, पहले तो उसको डिस्काउंट मिलता था, बट अब उसको बहुत हल्का डिस्काउंट मिलता है. मतलब उसको नॉर्मल दुकान पे भी उतने में ही मिल जाएगा जितना उसको राशन की दुकान पे मिल रहा है. तो अबव पॉवर्टी लाइन इंसान के लिए तो भाई वही सेम चीज़ है कि ओपन मार्केट से खरीद लो, यहाँ से खरीद लो, सेम ही चीज़ है, कोई डिस्काउंट ज़्यादा मिल नहीं रहा. साथ ही में एपीएल फैमिलीज के लिए उतना ही हाई है प्राइस जितना ओपन मार्केट में होता है. प्लस देयर इज लिटिल इंसेंटिव टू फॉर देम टू बाय दीज आइटम्स फ्रॉम द राशन शॉप. हाँ, और उनको इंसेंटिव भी नहीं मिल रहा है. तो इसी तरीके से बच्चों एक डिक्लाइन आ गया है. अबव पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं वो नहीं खरीद पा रहे यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट्स पर इस स्कीम के बाद, क्योंकि अब वो स्कीम टारगेट कर दी है ना कि सिर्फ गरीब लोगों के लिए है. तो बीपीएल और अंत्योदया वाले जो लोग हैं जिनके पास वो कार्ड है उनको तो मिल जाएगा, बट बाकी लोगों को नहीं मिल पा रहा है. तो ये सारी दिक्कतें जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ सिचुएटेड है. बट हाँ बच्चों, इस चीज को हम भूल नहीं सकते हैं कि थ्रू दिस सिस्टम, through this buffer stock, through this public distribution system, obviously our government is making a huge impact in bringing about food security in our country,
मेकिंग द फूड अवेलेबल, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू द पुअर पीपल। डेफिनेटली हर चीज़ के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, हर चीज़ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ घुमा फिरा के जुगाड़ हमारे देश में चलते हैं। बट हाँ, फिर भी ये सब दिक्कतें देखने के बावजूद हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, एटलीस्ट सब्सिडाइज रेट्स पे जो हमारे गरीब लोग हैं उनका ज़रूर फायदा हुआ है, क्योंकि उनको काफ़ी सब्सिडाइज रेट्स पे सामान मिल पा रहा है, एंड एटलीस्ट दे आर एबल टू गेट फूड, हैव न्यूट्रिशियस फूड एंड लिव देयर लाइव्स, है ना। 2 वक्त की रोटी एटलीस्ट वो अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो ये ज़रूर एक खासियत है। इसी के साथ हम लोग जो है आते हैं और एक लास्ट चीज़ को यहाँ पे पढ़ते हैं। ये है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन द फूड सिक्योरिटी। कोऑपरेटिव्स का रोल क्या है फूड सिक्योरिटी में? इन इंडिया द कोऑपरेटिव्स आर ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी, स्पेशली इन द सदर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री. The cooperative society set up shops to sell low-price goods to the poor people. Some of the examples of the cooperatives are Mother Dairy in Delhi and Amul, Gujarat, Academy of Development Science, ADS in Maharashtra. तो बच्चों, कोऑपरेटिव्स एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने में। आप सभी को पता है कोऑपरेटिव इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे जो लोग रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रहे होते हैं या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वही इंडस्ट्री को ओन भी कर रहे होते हैं। जैसे मदर डेयरी और अमूल का अगर हम एग्जाम्पल है, तो जो लोग एक तरीके से दूध वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वही लोग आके सप्लाई कर रहे हैं, बीच में कोई मिडल मैन नहीं है, ठीक है। सो दे आर द वंस हु आर सप्लाइंग द मिल्क, दे आर द वंस हु आर डिलीवरिंग इट, एंड एक तरीके से उस चीज़ में क्या होता है कि आप प्राइस कम रहता है, क्योंकि देयर आर नो मिडल मैन, बीच में कोई कमीशन या ऐसे ऐसे पैसा नहीं देना पड़ रहा है, और डायरेक्टली वो कंज्यूमर तक पहुंच भी जाती है चीज़, ठीक है। तो लो प्राइस गुड्स पुअर लोगों तक पहुंच पा रही है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू, बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। और कुछ कुछ कोऑपरेटिव्स के एग्जांपल है मदर डेयरी, अमूल गुजरात के, आप सभी को पता है, अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, ADS इन महाराष्ट्र, फूड ग्रेन्स के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप यू ऑल लाइक द चैप्टर, इट वाज अ वेरी इजी चैप्टर, वेरी सिंपल चैप्टर। कुछ कुछ एस्पेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहली बात तो हमें ये समझना है कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है, फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत क्या है, और तीसरी चीज़ की फूड सिक्योरिटी हमारी कंट्री में इंश्योर कैसे करी जाती है बाय दी गवर्नमेंट। 2 एस्पेक्ट्स, बफर स्टॉक एंड द PDS सिस्टम, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्रिटिसिज्म ऑफ द PDS सिस्टम, और लास्ट में रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स। दैट्स इट, एंड आई होप दैट यू गाइज लाइक द चैप्टर। सो अगर चैप्टर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ इस चैप्टर को शेयर कर दीजिएगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू लेक्चर, with a new thing, and tab tak ke liye take care and bye bye guys, bye bye, see you.